वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बेरोजगार है और खास करके जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण एक विज्ञप्ति जारी की गई थी गेस्ट फैकल्टी के रूप में, उसके संबंध में फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भर चुके हैं, उनकी कई सारी क्वेरीज थी। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें फॉर्म भरने के संबंध में डिटेल में पूरा फॉर्म डेमो के रूप में भर करके बताया था और सारी जानकारी बताई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो भी साथी है या युवा है उनकी कन्फ्यूजन है, खास करके सब्जेक्ट के बारे में, योग्यता के बारे में, और फॉर्म छात्रावास कितने फॉर्म भर सकते हैं, क्या चयन का क्या प्रक्रिया रहेगी, या गेस्ट फैकल्टी किस तरीके से रहेगी उसके संबंध में, तो खास सब्जेक्ट्स वगैरह के संबंध में। तो मैं आपको बहुत सारे जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स का मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें विज्ञप्ति थी कि जो TED-Rajasthan.gov.in इसके होम पेज पे जो अप्लाई फॉर गेस्ट फैकल्टी वाला जो ऑप्शन था, जिस पे जाकर के यहाँ आपको क्लिक करना था, और यहाँ क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने ये इसका जो पेज खुलेगा जिसमें आपको फॉर्म भरने का लिंक वगैरह ये सारे तीनों मिल जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, गाइडलाइंस मिल जाएगी और अप्लाई फॉर ऑनलाइन। अब जो ये संक्षिप्त विज्ञप्ति थी, डिटेल में विज्ञप्ति थी, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं एक बार इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ ताकि आपकी काफ़ी चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात की, कई साथी जो पूछ रहे थे कि SSC वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो सीधी सी बात है कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। तो आप सामान्य रूप से देखें तो जितने भी विद्यालयों में जो शिक्षक वगैरह होते हैं, 9 से 12 तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक, खासकर 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए वरिष्ठ अध्यापक होते हैं और 11वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए व्याख्याता होते हैं। तो व्याख्याता की जो योग्यता होती है, न्यूनतम योग्यता मास्टर डिग्री होती है, MA जो भी सब्जेक्ट है उसमें MA, MSc, MCOM या प्लस B.Ed होती है। उसी तरह से 9वीं 10वीं के जो भी पढ़ाने वाले हैं उनके लिए B.Ed प्लस जो भी सब्जेक्ट है, कंसर्निंग जो सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो एक तो क्लियर हो गया कि STC वाले फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 9वीं से 12वीं तक जो पढ़ाने का काम है वो वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता करते हैं। दूसरा, विषय के बारे में कभी कोई अलग अलग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल जो इसमें विज्ञप्ति में जो दिया हुआ है, ये विज्ञप्ति 12/12 की है, जिसमें लिया हुआ कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय इनको कठिन माना जा रहा हो, इन विषयों के लिए है। तो आपके अगर गणित के लिए तो अगर विषय अध्यापक अगर आप 9वीं 10वीं पढ़ाना चाहते हैं तो आपके जो BSc मैथ्स में होनी चाहिए प्लस B.Ed होनी चाहिए। विज्ञान है तो आपके BSc प्लस B.Ed होनी चाहिए। अंग्रेजी है तो आपके BA प्लस B.Ed होनी चाहिए 10वीं तक पढ़ाने के लिए। और 11वीं 12वीं में अगर आप अंग्रेजी में पढ़ाना चाहते हैं तो MA इंग्लिश में होनी चाहिए और प्लस B.Ed होनी चाहिए। तो ये विषय हो गए। अब इनके अलावा अगर आपके कोई विषय है तो फिर वो पात्र नहीं होंगे। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे योग्यता के बारे में था, तो योग्यता के बारे में इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जैसे ग्रेड 2 है 9वीं 10वीं पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए BSc B.Ed या BA B.Ed, यानी या तो BSc करके B.Ed की हुई हो या BA करके B.Ed की हुई हो, या आजकल जो इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स है BSc B.Ed और BA B.Ed, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें BSc और B.Ed दोनों शामिल होते हैं या BA और B.Ed दोनों शामिल होते हैं। उसके संबंध में कुछ जो युवाओं का कमेंट था कि उसकी मेरिट या उसके जो परसेंटेज है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि एक साथ में कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके संबंध में यहाँ जो पॉइंट नंबर 9 दिया हुआ है, आप वो देखें कि अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता है या कर सकती है। यानी आपको एक ही छात्रावास के लिए आवेदन करना है, और यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है, अगर आप अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप हर बार फॉर्म भरेंगे तो अप्लाई तो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन जो प्रथम छात्रावास हेतु जो आवेदन है वो मान्य होगा। यानी पहली बार आपने जो भी हॉस्टल का फॉर्म भरा है, जिस हॉस्टल को सिलेक्ट किया वही मान्य होगा। अब किस किस जिलों में, एक जो क्वेरी थी कि किस किस जिलों में फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसके लिए मैं एक आपको जो फॉर्म भरा था उसी को आपको लाइव करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ मैं एक सैम्पल रूप में फॉर्म भर रहा हूँ, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, निवास का पता आ जाएगा। ये सारा मैंने डेमो लिखा है। इसमें आपको कैटेगरी जो भी है, जनरल, OBC, ST, SC, वो आपको सेलेक्ट करनी है। जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, 10वीं के परसेंटेज और 12वीं की संख्या सेलेक्ट करना है। तो संख्या यानी आप 12वीं साइंस से की है, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, किस से की है वो लिखना है। इसके बाद में 12वीं के प्रतिशत लिखना है। ग्रेजुएशन में आपका फैकल्टी क्या थी, साइंस थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी या एग्रीकल्चर थी, वो। उसके बाद में ग्रेजुएशन में स्नातक के परसेंट कितने और स्नातकोत्तर विषय, यानी अगर आप 11वीं 12वीं में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में MA की डिग्री होनी चाहिए। MA में आपका कौन सा विषय है वो भी होना जरूरी है। तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपके MA नहीं है तो आप नहीं भर सकते, खास करके 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स के लिए। अगला है कि स्नातकोत्तर में कितने प्राप्तांक है।
यानी आपके एमए है तो एमए में कितने परसेंटेज है वो आपको परसेंटेज यहाँ लिखने हैं। इसके बाद में आवश्यक जो आवेदित पद है तो आवश्यक प्रशैक्षिक योग्यता, आपके पास में बीएड है या एसटीसी है, दोनों में से जो भी आपके लागू होता हो वो भरना है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कई साथी कह रहे थे कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, कोई कह रहा है मैं बीएड थर्ड ईयर में हूँ, बीए सेकंड ईयर में हूँ बीएड में, या मेरी बीएससी बीएड चल रही है और तीसरा साल है चौथा साल है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आवेदित पद हेतु आवश्यक प्रशैक्षिक योग्यता का प्रतिशत। प्रशैक्षिक का मतलब हो गया बीएड या एसटीसी, यानी जो ट्रेनिंग है। तो अब आपके जैसे बीएड चल रही है तो फिर आपके परसेंटेज यहाँ आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी बीएड होनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप, अगर आप सेकंड ईयर बीएड में है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आप परसेंटेज कहाँ से लाएंगे। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब जैसे मैंने ये सैम्पल रूप में आपको यहाँ कुछ भी लिख करके जैसे इंग्लिश लिख दिया। अब ये तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होगी प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में। अगला जो है, खास करके जो साथी पूछ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा भरें या किस डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, तो यहाँ से आप जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर वगैरह, जैसलमेर, ये सारे के सारे ज़िले इसमें यहाँ शो हो रहे हैं। तो आप किसी भी ज़िले में भर सकते हैं, पाली, सिरोही, टोंक, उदयपुर तक। अब मान लो जैसे आप किसी भी ज़िले का आप चाहें, तो अब जैसे मान लो मैं जयपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे आपने जयपुर सेलेक्ट किया उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, तो अब जैसे उस ज़िले में कितने हॉस्टल है, उस हॉस्टल की यहाँ लिस्ट पूरी आपके सामने आ जाएगी। जैसे ये अनंतपुरा गर्ल्स आश्रम है, बरवा गर्ल्स आश्रम है, ये भगतवासुर केंद्रीय गर्ल्स आश्रम है, या दांतला मीना बॉयज है आश्रम है, और डांड बॉयज आश्रम है, या गिरधर लालपुरा गर्ल्स आश्रम है। इस तरीके से ये सारे जो भी लालगढ़ गर्ल्स आश्रम वगैरह ये सारे है, इसमें से आपको जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। मान लो आप दूसरा अगर सब्जेक्ट जिला अगर चेक करें दूसरा जिला, तो इसको जैसे बैक ला करके मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ से दूसरा जिला, जैसे जयपुर की जगह मान लो मैंने उदयपुर कर लिया, यहाँ से जैसे लास्ट उदयपुर सेलेक्ट कर लिया, तो उदयपुर में कितने ज़िले हैं या कितने हॉस्टल है वो सारे यहाँ से आपके यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आदिवाली बॉयज़ आश्रम है, इसके कोड नंबर है यहाँ से, या एडवांस गर्ल्स कॉलेज है, अगड़ गर्ल्स आश्रम है, अम्बासा बॉयज़ आश्रम है, अम्बासा गर्ल्स आश्रम है, या पाछर गर्ल्स आश्रम है, या बागपुरा है, या परलपाल बॉयज़ आश्रम है, जो भी आपके हैं ये इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपके जाडोल का है, गुजरवा बॉयज़ आश्रम है, कोटरा गर्ल्स है, या कुन गर्ल्स आश्रम है, कुरबाड़ गर्ल्स आश्रम है, जितने भी है आप यहाँ से, सलुम्बर का है, या ये सारोली गर्ल्स आश्रम वगैरह जो भी आपके इस तरीके से हैं, कोमोडा गर्ल्स आश्रम वगैरह, वो आप सब यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको किसी भी ज़िले में आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार ही अप्लाई करना है। इसके बाद में जैसे जो भी मैंने बताया था कि यहाँ से आपको रिमार्क, कई साथी पूछ रहे थे कि इसमें रिमार्क में क्या लिखना है, तो यहाँ रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। वैसे रिमार्क स्टार भी नहीं है ये, क्योंकि बाकी जितने भी थे उसमें लाल स्टार लगा हुआ था, नहीं अनिवार्य थे। आप इसको ब्लैंक छोड़ दें तो भी ठीक है, आप थैंक्स या कुछ भी लिख दें तो भी ठीक है, आप अपना नाम या डिटेल वगैरह लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए कॉपी ऑफ योर रेस्पॉन्स विल बी ईमेल्ड टू, जो भी ईमेल आईडी, यानी जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ आपको एक रेस्पॉन्स की कॉपी दी जाएगी। तो अगर फॉर्म से सबमिट होता है तो मेरे हिसाब से आपके पास में इसकी कॉपी है वो आ जानी चाहिए कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है, या उसकी क्या कॉपी है, कौन सा जिला या जो भी हॉस्टल है वो सिलेक्ट किया है। तो ये हो गया कि किस किस जिले से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको बता दूं कि जैसे विषय का मैंने बता दिया कि 9th-10th के लिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की पोस्टें हैं। यानी यहाँ जैसे आप देखेंगे तो 9th-10th की बात की जाए, यहाँ से जैसे 9वीं से 12वीं तक का है, इसमें 9th-10th की अगर बात करें तो अब इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात की जो अंतिम तारीख वो आज ही है, यानी 17-12 तक है। उसके बाद में जैसे 9th-10th में है तो जो विषय है 9th-10th के विषय, एक तो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। यानी आपके पास में अगर 9th-10th के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में बीएड प्लस आपके बीए है तो बीए में आपके अंग्रेजी होनी चाहिए, और अगर मान लो गणित विज्ञान में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में बीएससी मैथ्स या बीएससी बायो जो भी आपके लागू होता है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 11वीं-12वीं के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें, जो भी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहें, तो उसमें अंग्रेजी प्लस ऐच्छिक विषयों में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन केमिस्ट्री और जीव विज्ञान और गणित, ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए आपके पास में एक तो एमए या तो एमए अंग्रेजी में हो प्लस बीएड होना चाहिए, या जो ऐच्छिक विषय है दूसरे जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथ्स है, इनमें एमएससी मैथ्स में हो सकता है, एमए भी हो जाए, तो एमएससी या एमए जो भी मास्टर डिग्री है वो प्लस बीएड होनी चाहिए। तो ये अगर आपके पास योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये योग्यता के बारे में क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ जो
साथी क्वेरी कर रहे थे कि बीएससी बीएड है किसी के 4 साल वाले, जो इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड है, तो उसके मार्क्स कैसे काउंट होंगे, उसके सब्जेक्ट के कैसे होंगे और बीएड के कैसे होंगे। तो पिछली बार जो भी लेवल 1 की जो भर्ती वगैरह हुई थी उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट आए थे जिनके बीएससी बीएड या बीए बीएड थी, तो उसके संबंध में जो दिशा निर्देश थे उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी के साथ बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो भी आपके संबंधित कोई अधिकारी वगैरह है उनसे आप संपर्क कर लें। मेरी जहाँ तक जानकारी है मैं आपको बता दूँ कि बीएससी बीएड या बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल वाला है उसमें मेरिट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको जो आपके सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके मार्क्स चारों साल के जोड़ने हैं। जिस भी साल में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनको जोड़ करके वो तो आपके हो जाएगी बीए की मेरिट या बीए के परसेंटेज। और कंपलसरी को छोड़ने के बाद, कंपलसरी इसमें शामिल नहीं करना है, उसके बाद में जो टीचिंग सब्जेक्ट्स या जो बीएड से संबंधित जो सब्जेक्ट है आपको पता चल जाएगा या आपको पता होगा कि आपके विषय के सब्जेक्ट कौन से हैं। जैसे मान लो आप बीएससी बीएड कर रहे हैं तो आपके बायो है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो तो आपके सब्जेक्ट में आ जाएंगे ऑप्शनल में। वो तो एक तरह से आपके बीए के मार्क्स माने जाएंगे, उनके सब्जेक्ट के चारों साल के मार्क्स से वो आप ऐड कर लें और उसका परसेंटेज आप बढ़ा दें, टोटल में से कितना है तो वो तो आपके हो जाएंगे बीएससी के परसेंटेज या ग्रेजुएशन के परसेंटेज। और उसमें जो बीएड के विषय है, जो बीएड से संबंधित जो भी विषय है जो कंपलसरी नहीं है, उनको आपको बीएड के रूप में शामिल करना है। तो वो विषय जो नॉर्मल बीएड होती है उसमें जो विषय होते हैं उसी टाइप के जो विषय होंगे वो विषय है, वो आपके बीएड में परसेंटेज उनके 4 साल के, 3 साल के, 2 साल के, जितने भी साल में वो पेपर है उनको जोड़ करके आप मेरिट बना सकते हैं, वो आपके बीएड की मेरिट मानी जाएगी। तो ये सामान्य जो निर्देश पिछले साल जो लेवल 1 की भर्ती हुई थी उसमें थे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बीएससी बीएड या बीए बीएड, जैसे बीए बीएड में किसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल वगैरह कोई भी सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो तो आपके बीए में आ जाएंगे। और जो बीएड के जो विषय है, टीचिंग विषय टाइप जो भी होते हैं, जो बीएड के कॉमन विषय होते हैं, वो आपके बीएड के परसेंटेज उनको जोड़ करके 4 साल की, 3 साल के जितने भी विषय है आपके, उनको जोड़ करके टोटल कितने मार्क्स आए और कितने में से आए उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकाल लें तो वो ये हो जाएंगे। तो ये थी बीएससी बीएड और बीए बीएड की जो भी मेरिट है वो किस तरीके से बनेगी या आपको परसेंटेज किस तरीके से एंटर करना है, मैंने बता दिया। अब कुछ इस योजना की बहुत ज़्यादा जो लोग बार बार देख रहे हैं कि बहुत बड़ी योजना है, वो है कुछ जो इसकी कमियां मैं आपको बता दूं या कुछ लिमिटेशंस आपको बता देता हूं ताकि आप बहुत ज़्यादा गलतफहमी में नहीं रहें। पहला तो इसमें लिखा हुआ है कि एक इसमें कई साथी ये भी कह रहे थे कि ये अस्थायी या स्थायी क्या है। तो पहले ही इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ था मैं आपको बता दूं कि जो भी ये, एक तो इसमें जो भी योग्यता है उसको रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी विद्यार्थी कोई भी अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन जो इसमें एक तो लिखा हुआ था कि कितने समय के लिए है, तो इसमें मैं आपको बता दूं टाइम का जो इसमें जो था पॉइंट नंबर 13, ये जो पॉइंट नंबर 13 है इसमें लिखा हुआ कि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी टेम्परेरी है। आपको जैसे अभी जनवरी तक इसकी जो भी फाइनल हो जाएगा मान लो, तो जनवरी से लेकर के फरवरी और मार्च तक, क्योंकि ये 31 मार्च 2024 तक ही लागू है, तो बहुत लिमिटेड समय के लिए है, पहली बात। दूसरा बिल्कुल अस्थायी है, परमानेंट की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है। और भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हो तो आप किसी भी न्यायालय में दावा नहीं कर सकते। दूसरा ये तो हो गया इसकी एक बड़ी कमी कि ये अस्थायी है। अगला पॉइंट है कि जिसमें जो एक कह सकते हैं कि लुभावना जो आपको मानदेय दिख रहा है 25,000, ये वैसे काफ़ी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे अभी प्रति घंटा मानदेय का जैसे 350 है। मान लो आप दिन में आपके किसी विद्यालय में जाकर के 350 रुपये 1 घंटा आप पढ़ा लेते हैं तो आपको 350 रुपये मिल जाते हैं। और महीने में एवरेज मान करके आप 4 या 5 छुट्टियां तो नॉर्मल होती है। अब 25 दिन का भी 350 के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर लें तो आपके 8,750 ही होंगे, 25,000 रुपये नहीं होंगे। अगर मान लो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए, 400 रुपये मान लें आपके, और मान लो महीने के आप 25 दिन पढ़ा रहे हैं, आप पर दिन 1 घंटा पढ़ाने के बाद में जैसे 25 दिन आपने महीने में पढ़ा लिया तो आपके अधिकतम है वो 10,000 ही होंगे, 30,000 नहीं होंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जैसे दिसंबर महीना है तो उसमें तो वैसे ही दिसंबर के लास्ट में आपके जो भी विंटर वैकेशन होगा, उसके बाद में जब जनवरी शुरू होगा तो उसमें भी काफ़ी दिन तक शुरुआत के जो पहले सप्ताह है वो विंटर वैकेशन में होगा। उसके बाद में फरवरी और मार्च में भी जैसे बोर्ड के एग्जाम वगैरह होंगे तो क्लासें नहीं लगेगी। तो बहुत ज़्यादा जितना इसमें लुभावनी दिख रही है उतनी योजना ये नहीं है। ये इसकी एक तरह से कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है।
कि आप 30,000 या 75,000 25,000 मान करके चल रहे हैं, वो मानदेय आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा या नहीं मिलेगा लगभग, और ये अधिकतम मानदेय है। सामान्य रूप से आपको 350 रुपये के हिसाब से पर दिन के हिसाब से आप देखेंगे तो आप अपने के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। फरवरी में भी काफ़ी दिन भी कम होते हैं, छुट्टियां भी होती है। उसके अलावा मार्च में बोर्ड के एग्जाम वगैरह होंगे, और जैसे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता वगैरह लगने की संभावना है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें आपके संभावना नहीं है। अगर आप सीरियसली किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से एक बार डिसाइड कर लें। दूसरा, एक और इसकी जो बड़ी कमी मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रति छात्रावास अधिकतम 75,000 रुपये प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए दिए है। यानी मान लो जैसे किसी छात्रावास में सेकंड ग्रेड भी लगाना है और फर्स्ट ग्रेड भी लगाना है, अब उसके लिए अधिकतम जो लिमिट है बजट की वो 75,000 रुपये है। अगर मान लो एक या दो आदमी लगा देंगे, अगर मान लो 30,000 के दो आदमी लगा देंगे तो एक महीने में ही 30,000 के दो आदमी है, मान लो एक साइंस का हो गया और एक इंग्लिश का हो गया, तो 30 और 30 60,000 तो एक महीने में खर्च हो जाएंगे, और पीछे 75,000 में से यानी 15,000 ही रहेंगे, तो एक महीने ही ये चल पाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि लिमिटेड बजट है, 75,000 है, प्रति छात्रावास अधिकतम है। तो ये भी एक इसकी कह सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट कमी है। तो ये सारी मैंने आपको पूरी इसकी अंदर की बात बता दी। योजना जितनी आपको लुभावनी लग रही है उतनी लुभावनी मुझे लगता है नहीं है, फिर भी आप अपनी इच्छा से फॉर्म भर सकते हैं। जो भी क्वेरीज थी मैं आपको एक बार जो भी क्वेरी आई है वो मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ से इस वीडियो में जो भी क्वेरी आई है मैंने काफ़ी हद तक आपकी सारी क्वेरी है वो कर दी है, पूरी कर दी है। अब जैसे मैं यहाँ जैसे बीएससी बीएड और सेकेंड ईयर में प्रमोट किया, बीएससी बीएड के परसेंटेज कैसे निकालें, तो मैंने आपको बता दिया पूरा वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग सब्जेक्ट्स है उनको अलग करके जो ऑप्शनल विषय आपके हैं उनको अलग वो सब्जेक्ट में रुपए आ जाएंगे, वो आप देख लें। सर इसमें लिखा होगा फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, लेकिन यही बताया कि एक व्यक्ति है एक ही फॉर्म भर सकता है, तो आपको पहले एक ही सब्जेक्ट और जो पहला फॉर्म भरेंगे वही आपके वैलिड माना जाएगा। एडिट का ऑप्शन है तो इसमें एडिट का ऑप्शन फिलहाल नहीं है, और आज इसकी लास्ट तारीख है, हो सकता है डेट बढ़ जाए तो फिर अलग बात है। योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दी, पूरी योग्यता आपको बता दी कि बीएससी बीएड या बीए बीएड वगैरह होनी चाहिए 9th-10th के लिए, और 11वीं-12वीं पढ़ाने के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए एमकॉम एमएससी वगैरह होनी चाहिए। अगला है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपके वही बात है कि साइंस का सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, और उसके अलावा मैथ्स प्लस बीएड होनी जरूरी है। कौन कौन से ज़िले से भर सकते हैं, तो इसमें ज़िले का कोई भी ऑप्शन नहीं है, किसी भी ज़िले में से आप एक हॉस्टल के लिए भर सकते हैं। एक से अधिक हॉस्टल का आप भरेंगे तो आपका जो भी पहले वाला जो फॉर्म है सबसे पहले आप जो भरेंगे वही वैलिड माना जाएगा। हॉस्टल एडिट करना है तो हॉस्टल एडिट का अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका एक कमेंट साथी का है कि इसका फॉर्म फिल का पूरा वीडियो आप डालिए, तो मैंने वैसे पूरा फॉर्म आपको लाइव डेमो करके बता दिया है, वही फॉर्म है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब इसमें लिखा हुआ कि मेरे फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया सप्लीमेंट्री है, ये तो दूसरा विषय। अब बीएससी बीएड वाले कैसे फॉर्म भरें, तो मैंने पूरा परसेंटेज आपको बता दिया किस तरीके से आपको परसेंट निकालना है, ये हो गया। इसके अलावा अगला है कि एमए इकोनॉमिक्स प्लस बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो एमए इकोनॉमिक्स वाले नहीं कर सकते। इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश होनी चाहिए, और साइंस का अगर उस सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो उसमें एमएससी होनी चाहिए, तो एमए इकोनॉमिक्स वाले नहीं पढ़ सकते। बीएससी बीएड वाले कैसे होंगे, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया इसके परसेंटेज कैसे होंगे। पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको दोबारा भरना है, तो ये पूरी नई वैकेंसी है, पिछली वैकेंसी इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर इसमें जैसे लिखा हुआ कि 4 ही विषय, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकता गया, तो जो अभी फिलहाल जो 4 विषय हैं तो आपको उन्हीं में अप्लाई करना है। आगे हो सकता है इसमें कुछ अपडेट आ जाए तो वो अलग बात है। बीएससी बीएड 3rd ईयर वाला अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पूरी आपकी डिग्री जो है वो पूरी होनी चाहिए, उसके परसेंटेज आपको फिल करने पड़ेंगे। और फॉर्म फिल होने के बाद में आगे की क्या प्रोसेस है, तो आगे की प्रोसेस फिलहाल इसमें जो लिखा हुआ है कि आपके रेस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद में मेरिट बनेगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ कि सर मैं बीएसटीसी सेकंड ईयर में हूँ, तो सेकंड ईयर बीएसटीसी का तो इसमें कोई मेंशन ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगला है कि सर इसमें रिट पात्रता थोड़ी चाहिए, रिट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, रिट की पात्रता का भी कोई नहीं भरा है। और इसमें लिखा है कि मैंने मेल कर दिया, ईमेल आया नहीं है, तो ये हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या ईमेल आप चेक करें, हो सकता है ईमेल में कई बार स्पैम में चला जाता है, तो आप ईमेल पूरा चेक करें, रिप्लेसमेंट से आना चाहिए हिसाब से। और सर मैं बीएड कंप्लीट है तो मैं एमएसएसटी से भर सकता हूँ क्या, तो आपकी अगर बीएड कंप्लीट है और आपके पास में सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप नवीं 10वीं पढ़ना चाहते हैं तो गणित, अगर इंग्लिश आपकी है तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर आपके 12वीं 11वीं 12वीं में पढ़ना चाहे तो एमए इंग्लिश में है तो पढ़ सकते हैं, या साइंस के सब्जेक्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। पूरे राजस्थान में है तो ये बिल्कुल पूरे राजस्थान में है। और संस्कृत और एसएसटी सब्जेक्ट वाले भी नहीं पढ़ सकते क्या, तो संस्कृत का इसमें फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है और सब्जेक्ट है ही नहीं। एसएसटी का मैंने आपको बता दिया कि एसएसटी में नहीं है, आपके इंग्लिश और साइंस के जो सब्जेक्ट है वो होने ज़रूरी है।
फिर अगला कि मेरे BSTC BA की है तो नहीं भर सकते। गूगल फॉर्म भर दिया, अब पता कैसे चलेगा कि हमारा नंबर आएगा, तो आपके जो भी है उसका मैसेज वगैरह आ जाएगा। B.Ed सेकेंड ईयर वाले तो नहीं भर सकते। अगला जो कमेंट है कि फॉर्म सबमिट कर दिया है और डेट और बर्थ करेक्ट कैसे करें, तो अभी एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो भी फॉर्म भरें उसमें थोड़ा ध्यान से भरना था। उसके बाद में सर B.Ed फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं क्या? फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते, आपके पास में B.Ed के परसेंटेज होने चाहिए। अगला है क्या सर PCM वाला दोनों सब्जेक्ट मैथ्स साइंस दोनों में फॉर्म डाल सकता है? PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो वो अगर बायो के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स के लिए कर सकता है। लेकिन बात वही है कि ये साइंस के सब्जेक्ट है, तो साइंस के लिए तो कर सकता है सेकंड ग्रेड के लिए, 9वीं 10वीं के लिए। लेकिन 11वीं 12वीं में अगर आपके अप्लाई करना है तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट जो भी है उसमें MSc होनी जरूरी है। इतिहास से MA किया भर सकता है तो नहीं भर सकता, क्योंकि इतिहास इसमें है नहीं। MA या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या साइंस के सब्जेक्ट में। साइट ओपन नहीं हो रही है, तो साइट बिल्कुल ओपन हो रही है, हो सकता है आपके कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इशू हो, और अगर मान लो फिर भी साइट नहीं हो तो आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को ट्राई करें, हो जाएगा। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का इसमें कोई मेंशन नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ई-मित्र से फॉर्म भरवा सकते हैं क्या? ई-मित्र से भरवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वही है कि आपकी जो भी डिटेल्स वगैरह वो सही भरें, खास करके डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर और खास ईमेल आईडी अपना ही भरें। ऐसा नहीं हो कि ईमेल आईडी हो ई-मित्र का दें तो समस्या हो जाएगी, जो भी मैसेज आएगा या रिप्लाई आएगा वो आपके उस ईमेल पे आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगला है कि गंगानगर वाले ये फॉर्म भर सकते हैं क्या, और स्कूल गंगानगर में ज्वाइन कर सकते हैं? तो फॉर्म आप कहीं भी भर सकते हैं, और इसमें एक पॉइंट भी दिया हुआ था कि जो भी नज़दीकी विद्यालय होगा वहाँ उनको प्राथमिकता दी जाएगी। M.Com B.Ed वाले कर सकते हैं क्या? तो M.Com यानी कॉमर्स का इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके MA अगर इंग्लिश में है या साइंस में MSc है तो कर सकते हैं। धौलपुर में भी है क्या? तो सभी जिलों का इसमें शो हो रहा है, आप जिला सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ से जैसे आप जिला सेलेक्ट करेंगे तो आप धौलपुर या किसी भी जिले को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं एक जिला आपको सेलेक्ट करके लाइव बता देता हूँ। जैसे यहाँ जिला अभी जैसे धौलपुर का पूछ दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये धौलपुर सेलेक्ट हो गया, इसके बाद में यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ धौलपुर में जो भी है 3 अभी इसमें शो हो रहे हैं, अंगई गर्ल्स आश्रम या सरमुत्रा बॉयज आश्रम और सरमुत्रा गर्ल्स आश्रम, ये 3 यहाँ शो हो रहे हैं, तो ये धौलपुर वाले भी पढ़ सकते हैं। अगला जो कमेंट था कि क्या ये जॉब परमानेंट जॉब थोड़ी है, तो परमानेंट नहीं है बिल्कुल। मैंने क्लियर इस वीडियो में अभी भी बताया था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। रिमार्क में क्या बने, तो रिमार्क का मैंने बता दिया, आप वीडियो पूरा देखें, उसमें मैंने बता दिया है। BSc वाले कर सकते हैं, BCA वाले नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपके साइंस और या इंग्लिश वगैरह है, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। सर B.Ed चल रही है, सेकेंड ईयर है, नहीं भर सकते। सर कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले भर सकते हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट वाले भर सकते हैं। रिमार्क में क्या लिखना मैंने बता दिया। सर MSc कर रखी है, B.Ed नहीं की है, तो B.Ed नहीं की तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास में B.Ed प्लस MSc दोनों जरूरी है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल मिलेंगे, तो आप जो भी हॉस्टल भरेंगे आपको एक ही चॉइस भरनी है, अगर उसमें आपका नंबर आ जाता है तो आपको मिल जाएगा। सर दूसरे संभाग का लगा सकते हैं, किसी भी संभाग का लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर समान परसेंटेज होंगे तो वरीयता है वो नज़दीक वाले को दी जाएगी, ये इसमें जरूर लिखा हुआ है। BSc वाले नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं भर सकते BSc वाले। और अगला लिखा हुआ है कि सर ये छात्रावास जयपुर में थोड़ी है, तो जयपुर में भी है, पूरे ज़िले में है या सभी ज़िलों में है? मैंने भर दिया लेकिन प्रिंट नहीं निकल रहा, तो प्रिंट आपके जो ईमेल में आएगा वो आपके प्रिंट है वो निकलेगा। फिर आप जो भी आपके ईमेल है उसमें आपके रिमाइंड जो इसमें रेस्पॉन्स जो ईमेल है इसमें मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जैसे दोबारा बता दूँ, यहाँ करने के बाद में जैसे यहाँ से आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ योर रेस्पॉन्स विल बी ईमेल टू योर ईमेल आईडी, यानी आपके ईमेल आईडी में जो भी आपने ऊपर ईमेल आईडी भरी होगी उसमें आपके इसकी रेस्पॉन्स की कॉपी आ जाएगी। तो ये पूरी जितने भी क्वेरीज इस वीडियो से संबंधित आई हुए, मैंने अधिकांश के उत्तर भी दिए थे, फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैंने काफ़ी जो कमेंट देखे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाकर ये पूरी डिटेल बता दूं। तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी कि क्या योजना है, कितनी इसमें जितना लुभावना दिख रही है उतनी ये योजना ये लुभावनी नहीं है, क्योंकि आगे जो भी इसमें दिया हुआ है उतना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। फिर एक इम्पोर्टेंट बात की 75,000 है, एक हॉस्टल के लिए लिमिटेड है। तो ये सारी जानकारी इस संबंध में थी। आशा करता हूँ अब आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। तो आप अगर कमेंट करें उस पिछले वीडियो में तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट करें। तो इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।